हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। मैं आपका एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशन के अंतर्गत आज हम क्लास 9th का जो 6th चैप्टर है उस 6th चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, टिश्यूज। ऊतक जो है, इस चैप्टर का नाम है ऊतक और इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न पहला है, ऊतक को परिभाषित करें। अरे भाई, ऊतक की परिभाषा आप लोगों को बतानी है, तो ऊतक कहते किसे हैं आप लोगों को पता होगा। आंसर देखते हैं, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं। उत्तर है, ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है तथा जिसकी संरचना एक समान होती है। देखो, हमारे शरीर की या सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई की अगर अपन बात करें तो वो होती है सेल, यानी कोशिका होती है। अब देखिए, कोशिका क्या करती है? हमारे शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। अब एक जगह क्या होती है, कुछ बहुत सारी कोशिकाएं, एक एक जो ये बिंदु में बना रहा हूं आप लोगों के सामने, ये सब बिंदु क्या है? मान लीजिए एक एक कोशिका है। अब ये कोशिकाएं एक जगह मिल गई और इन्होंने क्या बना लिया? एक समूह बना लिया। मान लीजिए ये समूह बन गया। अब ये समूह जो कार्य करता है ना, वो एक ही कार्य होता है, एक कार्य करता है। अब उस एक कार्य को करने के लिए इतनी सारी कोशिकाएं मिलकर करेगी ना, तो इन सब कोशिकाओं का कार्य कैसा हुआ बताओ? समान हुआ या नहीं हुआ? तो एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह। अब देखिए, लैंग्वेज समझिए, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। देखिए, चैप्टर का नाम भी ऊतक है और पहला प्रश्न भी ऊतक की है। ऊतक की परिभाषा ही आप लोगों से पूछ ली गई है। आशा करता हूं परिभाषा आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई। एक बार फिर से समझिए कि ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। कैसी कोशिकाओं का समूह? जो एक तरह का कार्य करने में दक्ष होता है और जिसकी संरचना क्या होती है? समान होती है। तो ये प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न भी ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न दूसरा है कि कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम ऊतक का निर्माण करते हैं? उन सब के अपन को नाम बताने हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि जाइलम ऊतक जो होता है, भाई संवहन ऊतक का प्रकार है ये, और संवहन ऊतक दो प्रकार के होते हैं पादपों में, एक तो फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो ये जो जाइलम ऊतक है, इसका जो निर्माण होता है कौन कौन से तत्व मिलकर करते हैं, और उनके नाम भी आप लोगों को बताने हैं, कौन कौन से वो नाम है। तो जाइलम ऊतक 4 प्रकार के तत्व कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व बोल दो, कोशिकाएं बोल दो, ठीक है। कौन कौन सी कोशिकाएं होती है? एक तो होती है वाहिनिका, जाइलम टेकिड जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है वाहिका वेसल्स जिसको बोलते हैं जाइलम पेरेनकाइमा होता है, और जाइलम फाइबर यानी जाइलम रेसे होते हैं। तो इस प्रकार ये चार प्रकार के तत्व बोल दो, 4 प्रकार की कोशिकाएं बोल दो, ये सब मिलकर किसका निर्माण करती है? जाइलम ऊतक का निर्माण करती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इन चारों को अच्छी तरह याद रखिएगा कि जाइलम ऊतक जो है वाहिनिका, वाहिका, जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम फाइबर जो है इनसे मिलकर बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतक से किस प्रकार भिन्न होते हैं? यानी इस प्रश्न में आप लोगों को जटिल और सरल ऊतक में अंतर बताना है। तो देख लेते हैं हम जटिल और सरल ऊतक का अंतर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करके मैं बता देता हूं आप लोगों को सरल और जटिल ऊतक में अंतर। इधर तो लिख दिया अपन ने सरल ऊतक, इधर लिख दिया जटिल ऊतक। दोनों में अंतर हम देखते हैं। तो पहला अंतर देखिए, सरल ऊतक ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल ऊतक ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरा अंतर देखते हैं अपन कि सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये 3 प्रकार के होते हैं सरल ऊतक। जबकि जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो फ्लोएम और एक जाइलम। इनको संवहन ऊतक भी बोलते हैं, दोनों को ये ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्लोएम और जाइलम दोनों हैं कौन से ऊतक हैं? संवहन ऊतक है। किसका प्रकार है? जटिल ऊतक का प्रकार है। चलते हैं
तीसरा अंतर देखते हैं कि यह आधारीय पैकिंग ऊतक जो बेसिस पैकिंग टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण करता है और पौधों के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है तथा पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। पौधे में जो लचीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है? सरल ऊतक की वजह से होता है। इसीलिए तो आंधी तूफान में कुछ पौधे टूटते नहीं हैं। जटिल ऊतक की बात करें तो फ्लोएम तथा जाइलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं। देखिए अभी मैंने बताया भी था, नीचे भी वो आ गया वही, ठीक है। फ्लोएम और जाइलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार देखिए सरल ऊतक और जटिल ऊतक में आप लोगों ने तीन अंतर देख लिए हैं। एक बार स्पीड से रिपीट कर देता हूं। सरल ऊतक के बारे में तीनों बातें बोल देता हूं। पहले ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तीसरा है यह आधारीय पैकिंग ऊतक जो होते हैं उनका निर्माण करता है, पौधे के विभिन्न भागों में लचीलेपन का गुण लाता है और पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जटिल ऊतक की बात करें तो जटिल ऊतक के तीनों जो कैरेक्टर हैं वो एक साथ बोल देता हूं। एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम तथा जाइलम को संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये जो 3 अंतर हैं आप लोगों ने देख लिए हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इसको आपकी कॉपी में या नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 सेकंड आपके पास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, प्रश्न है कोशिका भित्ति के आधार पर पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बीच भेद कीजिए। अभी सरल ऊतक के 3 प्रकार आप लोगों को बताया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो यहां पर इन तीनों में अंतर हम देख लेते हैं। पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेन्काइमा क्या होता है और स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो तीनों में एक एक अंतर हम देखते हैं। तो पहला अंतर देखिए, एक एक ही है तो एक एक ही देखना है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है तथा सेलुलोज की बनी होती है। पेरेन्काइमा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसकी कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति को बोलते हैं सेल वॉल। आप लोगों को पता होगा कि ये सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है? पतली होती है और सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा बात करते हैं किसके बारे में? कोलेन्काइमा के बारे में। इसकी कोशिका भित्ति भी पतली होती है परंतु सेलुलोज और पेक्टिन की जमा होने के कारण किनारों पर भित्ति मोटी हो जाती है। किनारों पर क्या होता है? सेलुलोज और पेक्टिन दोनों जमा हो जाते हैं और इसके किनारे मोटे हो जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तीसरा जो है स्क्लेरेन्काइमा इसकी। तो इसकी भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करता है। देखिए कितना खतरनाक पदार्थ है लिग्निन, सीमेंट के जैसा है। लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाता है और सीमेंट के समान कार्य करता है। ये क्या है? एक रासायनिक पदार्थ होता है। पूछा जा सकता है छोटा सा प्रश्न, लिग्निन की एक विशेषता लिखो। तो और पूछ भी सकता है कि लिग्निन पादपों में क्या कार्य करता है? तो कोशिकाओं को दृढ़ बनाता है और सीमेंट का कार्य करता है। सीमेंट का कार्य करने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। किसमें पाया जाता है? कौन से ऊतकों में पाया जाता है? स्क्लेरेन्काइमा प्रकार के जो सरल ऊतक है उनमें पाया जाता है। आशा करता हूं तीनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, रंध्र स्टोमेटा, रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा के क्या कार्य हैं? रंध्र के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उनको अपन देखते हैं, देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। वायुमंडल से पौधे को गैस लेनी है या पौधे को वायुमंडल में गैस छोड़नी है तो उस कार्य को कौन करेंगे? रंध्र करेंगे। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। पादप की पत्तियों में अधिकतर रंध्र जो होते हैं पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 तथा श्वसन की क्रिया में O2 लेना। कोई भी पादप है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, CO2 ग्रहण करेगा, श्वसन की क्रिया होगी, O2 ग्रहण करेगा। अब ये ग्रहण कर रहा है तो छोड़ेगा भी सही। तो ग्रहण करने का काम और छोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है? रंध्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो यहां पर रंध्र का कार्य आप लोगों को पता चला, पहला कार्य। ठीक है, दूसरा कार्य हम देखते हैं
वाष्पोत्सर्जन क्रिया, वाष्प के रूप में पानी का निकलना, इसमें भी सहायता होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्प के रूप में पानी का निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता करते हैं कौन? स्टोमेटा, रंध्र सहायता करते हैं। तो यहाँ पर दो कार्य आप लोगों को पता चल गए। कौन कौन से कार्य हैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान, जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 और श्वसन क्रिया में O2 लेना, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायता करना। इस प्रकार दोनों जो कार्य हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न है, छठा प्रश्न है, तीनों प्रकार के पेशीय रेशों से में चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तीन प्रकार के जो पेशीय रेशे हैं, जो पेशियां हैं, उनको अपन को अंतर के द्वारा समझाना है, चित्र बना के हमको अंतर बताना है। तो मैं स्लाइड को थोड़ा ऊपर करता हूं। यहाँ पर आप लोगों को तीनों के प्रकार भी दिख जाएंगे और इनके जो डायग्राम है वो भी आप लोगों को दिख जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो देखिए आप लोग इनके तीनों के तीन प्रकार जो हैं वो, ठीक है। देखिए पहला है रेखित पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी और तीसरा है हृदयक पेशी, कार्डियक पेशी जिसको अपन बोलते हैं। अब तीनों में एक एक करके अंतर हम देखेंगे। सबसे पहले अंतर की अगर बात करें तो रेखित पेशी की बात करते हैं। रेखित पेशियां प्राय अस्थियों से जुड़ी होती है। चिकनी पेशी की बात करें तो यह आंख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में होती है। हृदय के पेशी की बात करें तो यह हृदय में पाई जाती है। भाई देखिए कुछ तो इनके नाम से ही पता चल जाएगा। रेखित पेशी अस्थियों से जुड़ी होती है, चिकनी पेशी आंख की पलकों, मूत्रवाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी। अरे भाई आंख की पलकें चिकनी रहती है, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी जो होती है ये भी चिकनी रहती है, तो यहां पर चिकनी पेशी पाई जाएगी। आगे चलते हैं हृदयक पेशी की, तो सीधी सी बात है हृदयक पेशी है तो हृदय में ही पाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, तो रेखित पेशी यह ऐच्छिक पेशी होती है। ऐच्छिक पेशी पर हमारा नियंत्रण होता है, ठीक है। चिकनी पेशी की बात करें अनैच्छिक पेशी होती है, अनैच्छिक पेशी पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और हृदयक पेशी की बात करें तो ये भी कैसी होती है? अनैच्छिक पेशी होती है, यानी इन पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता है। समझिए जैसे देखिए अस्थियां होती है उन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, अस्थि को कैसे मोड़ना है, हाथ को कहाँ रखना है, हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जैसे आंख की पलकें हैं, ये आंख की पलकें 1 मिनट में 10 से 15 बार झपकती है तो वो झपकेगी ही, हम उसको नहीं रोक सकते। श्वसन की क्रिया है वो चलती रहती है, मूत्रवाहिनी में मूत्र का निर्माण होता रहता है और वो जो मूत्रवाहिनी होती है कैसी होती है? चिकनी होती है, तो उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हृदय की बात करें तो हृदय पर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो रेखित पेशी तो कैसी हो गई? ऐच्छिक पेशी, और चिकनी हृदय पेशियां कैसी हो गई? अनैच्छिक पेशी, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे अंतर की तरफ। तीसरा अंतर क्या होगा देखते हैं। रेखित पेशी में इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशी कहते हैं। भाई क्या बात है, रेखित पेशी क्यों कहा? इसका कारण भी हमको पता चल गया। प्रश्न पूछ ले कोई कि रेखित पेशियों को रेखित पेशी कहते क्यों हैं, तो भाई इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां होती है और इसीलिए इन्हें रेखित पेशी कहा जाता है। ऊतक जो चिकनी पेशी है उसकी बात करते हैं। इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशी कहा गया। क्या बात है। और हृदयक पेशी की बात करें तो इसमें गहरे तथा हल्के रंग की पट्टियां नहीं होती है। भाई चिकनी पेशी और हृदयक पेशी तो कैसी है? अनैच्छिक पेशी है। अरेखित पेशियां भी इनको बोलते हैं, तो इनका यहां से सेम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट चौथे की तरफ। चौथा इनका क्या होता है देखते हैं। रेखित पेशियां यह लंबी बेलनाकार शाखा रहित और बहुनाभीय होती है। चिकनी पेशी की बात करें लंबी, एक केंद्रकीय और एक सिरे से नुकीली तर्करूपी स्पिंडल शेप जिसको बोलते हैं स्पिंडल शेप वो होती है। और हृदयक पेशी की बात करें तो ये बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रकीय होती है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं इनमें अंतर आप लोगों को पता चल गया होगा। इनके डायग्राम भी नीचे दिए हुए हैं, डायग्राम को भी आप देख सकते हैं। देखिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो तीनों प्रकार की जो पेशियां हैं उनके, मैं यहाँ पर वीडियो को रोक लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको टाइम दिया जा रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। 7वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न आप लोगों का है, कार्डियक यानी हृदयक पेशी का विशेष कार्य क्या है। कार्डियक पेशी जो है उसका विशेष कार्य आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका विशेष कार्य क्या होता है। तो कार्डियक पेशी का विशेष कार्य हम देखते हैं, दो विशेष कार्य हैं। हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकुचन करती रहती है। आप लोगों को पता है कि हमारा हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है, व्यक्ति या बच्चा जन्म लेता है तब से और व्यक्ति जब मरता है तब तक कार्य करता रहता है। तो इसकी जो पेशियां होती है जीवन भर लयबद्ध तरीके से प्रसारित होती है और उनमें संकुचन होता रहता है, जिससे हमारे हृदय की क्रिया चलती रहती है। लयबद्ध प्रसार और संकुचन हृदय की पंपिंग क्रिया में सहायता करता है तथा रक्त संपूर्ण शरीर में गति करता है। भाई हृदय के बारे में आप लोगों को पता होगा कि हृदय जो होता है ना, हमारे ब्लड का क्या करता है, पंप का कार्य करता है, पंपिंग करता है, ब्लड को भेजता है पूरे शरीर में। तो ये पंपिंग का कार्य भी इनमें लयबद्ध प्रसार और संकुचन होता है, इसी वजह से होता है। हृदय में आप लोगों ने दो प्रकार की ध्वनियां सुनी होगी, लब और डब। लब और डब की ध्वनियों से ही तो ये जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारी बॉडी में वो होता है। चलते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न ये रहा, रेखित अरेखित तथा कार्डियक हृदय पेशियों में शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर बताने हैं। भाई अभी अंतर तो देखा है आप लोगों ने, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न कह रहा है कि रेखित अरेखित और कार्डियक पेशियां ना, इनमें शरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर आप लोगों को बताना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखिए ये रहा इसका उत्तर और सारणी आप लोगों के सामने आ गई है। एक एक करके हम देखते हैं, ठीक है। तीनों पेशियों में शरीर की स्थिति और स्थान के आधार पर इनके जो कार्य हैं उनमें अंतर अपन देखते हैं। तो देखिए पहला इधर दे रखा है रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां, कार्डियक और हृदयक पेशियां। देखते हैं, सबसे पहले कार्य में अंतर देखेंगे, फिर शरीर में स्थिति में अंतर देखेंगे। कार्य में अंतर देखते हैं तो पहला देखिए रेखित में ये ऐच्छिक पेशियां हैं जो शरीर को इच्छानुसार गति प्रदान करने में सहायता करती है। अरेखित के कार्य की बात करें तो ये देखिए अनैच्छिक पेशियां हैं। कैसी पेशियां हैं? अनैच्छिक पेशियां हैं, अर्थात ये जंतु की इच्छा पर संचालित नहीं होती और ये स्वतः ही पेशियों की गति को नियंत्रित करती है। कार्डियक यानी हृदय पेशी की कार्य की बात करें तो ये भी कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। हृदय की पेशियों को बिना थके प्रसार एवं संकुचन में सहायता करती है। अब बात करते हैं इनकी शारीरिक स्थिति के बारे में। शरीर में स्थित रेखित पेशियां हाथ, पैर और कंकाल पेशियों में ये स्थित होती है। अरेखित की बात करें तो आहार नली, रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन, आंख की पलक, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में अरेखित पेशियां पाई जाती है। कार्डियक हृदय पेशी की बात करें तो हृदय में या हृदय की दीवारों में ये पाई जाती है। तो आप लोगों ने रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों में कार्य और शरीर की स्थिति के आधार पर अंतर देख लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ पल के लिए मैं यहां रुकता हूं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 9वां प्रश्न है, न्यूरॉन का एक चिन्हित चित्र बनाइए। न्यूरॉन जो हमारी तंत्रिका कोशिका है उसका चिन्हित चित्र आप लोगों को बनाना है। तो देखिए यहां पर डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए न्यूरॉन जो होता है ना वो 3 भागों में ये बटा हुआ रहता है। एक तो इसका जो भाग होता है एक्सोन होता है जिसको अपन तंत्रिकाक्ष कहते हैं। बीच का भाग होता है केंद्रक और तीसरा भाग होता है डेंड्रोइड्स। अब देखिए डेंड्रोइड्स क्या होता है, इसके बाहर ये एक एक करके मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक्सोन टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर ये संकेतों को ग्रहण करते हैं, एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। फिर इसमें बीच में इसका काय वाला भाग होता है, उसमें शीश कवर माइलन शीट जिसको बोलते हैं, इस पे चारों तरफ माइलन शीट होते हैं। फिर आ जाता है कोशिका काय वाला भाग। देखिए 3 भाग हैं, तीनों भागों के नाम फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक तो होता है एक्सोन, दूसरा होता है ये
माइलिन शीथ और कोशिका काय। तो तीनों को आप आसानी से यहां पर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये एक्सोन तंत्रिकाक्ष हो गया, ये शीश कवर हो गया, माइलिन शीथ जिसको बोलते हैं, ये कोशिका काय हो गया जिसके बीच में केंद्रक होता है, और इस पर ये जो धागे के समान संरचनाएं होती है इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। तो ये न्यूरॉन कोशिका आप लोगों के सामने प्रदर्शित है। अब यहाँ पर देखें, इसकी थोड़ी सी क्रियाविधि आप लोगों को मैं बताता हूँ। तो यहाँ से ये संकेत ग्रहण करते हैं और इसके द्वारा अंदर भेजते हैं केंद्रक से, फिर ये प्रसारित किए जाते हैं। फिर देखो इसके आगे दूसरी तंत्रिका कोशिका जुड़ी रहती है न्यूरॉन, और उसके जो एक्सोन होते हैं वो फिर इससे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये क्रिया चलती रहती है। डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, नहीं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न ये रहा। प्रश्न थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें 5-6 प्रश्न हैं। निम्नलिखित के नाम लिखें। पहला प्रश्न है कि ऊतक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं, कौन कौन से ऊतक हैं जो मुंह के भीतर अस्तर का कार्य करते हैं, अस्तर का निर्माण करते हैं? तो इनका आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ के साथ सल्की एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम जो होते हैं मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करते हैं। दूसरा प्रश्न अगर हम देखते हैं इसी का, तो दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने देखो। ऊतक जो मनुष्य की पेशियों को अस्थि से जोड़ता है, ऐसे ऊतक जो मनुष्य की पेशियां होती है उनको अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं। तो उसका आंसर आपके पास में है यहाँ पर कंडरा, टेंडन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये होते हैं कंडरा। इसी का तीसरा प्रश्न आप लोग देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि ऊतक जो पौधों में भोजन को संवहन करता है, पौधों में भोजन का संवहन करने वाले ऊतक जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ध्यान दीजिए, फ्लोएम ऊतक जो होते हैं, फ्लोएम भोजन का कार्य करता है। संवहन ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम, आप लोगों ने सुना होगा नाम, और दूसरा होता है फ्लोएम। तो ध्यान दीजिए, जाइलम तो जल का संवहन करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। तो यहाँ पर ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है कौन सा हो गया? फ्लोएम हो गया। चौथा प्रश्न आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है। चौथा प्रश्न है इसी का डी, ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है। हमारे शरीर में वसा का संचय कौन करता है? तो ध्यान दीजिए, वसामय ऊतक या वसीय ऊतक जिसको हम कह सकते हैं, वसीय ऊतक हमारे शरीर में वसा का संचयन करते हैं। अगला प्रश्न है तरल आधात्री सहित संयोजन ऊतक। तरल आधात्री सहित संयोजन ऊतक कौन से हैं? उनको अगर अपन देखते हैं तो वो होते हैं हमारे पास में ब्लड जो होता है वो संयोजन ऊतक। अरे भाई, संयोजी ऊतक का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक का कार्य ब्लड ही तो करता है। तो ब्लड यहाँ पर आंसर हो जाएगा संयोजन ऊतक रक्त। अगला प्रश्न इसी में है लास्ट कि मस्तिष्क में स्थित ऊतक, मस्तिष्क में कौन से ऊतक स्थित होते हैं? तो वो ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आ गया? न्यूरॉन आंसर आ गया। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आप लोगों को 10वें प्रश्न के प्रश्नों के साथ साथ, इन प्रश्नों के साथ साथ आप लोगों को नीचे जो आंसर हैं वो भी मैंने बता दिए हैं, समझा भी दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न जो है वो ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। यानी ऊतक के पहचान की प्रकार की आप लोगों को पहचान करनी है। देखना है कि त्वचा में कौन सा ऊतक होता है, पौधे के वल्क में कौन सा ऊतक होता है, अस्थियों में कौन सा ऊतक होता है, वृक्कीय नलिका अस्तर में कौन सा ऊतक होता है, और संवहन बंडल में कौन सा ऊतक होता है, ये आप लोगों को पता करने हैं। देखते हैं एक एक को। त्वचा में देखिए सल्की एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं। त्वचा में जो ऊतक पाए जाते हैं सल्की एपिथेलियम ऊतक होते हैं। पौधे का जो वल्क होता है उसमें विभज्योतक रक्षी ऊतक होता है। अस्थियों की बात करें तो संयोजी ऊतक होता है यानी ब्लड, और वृक्कीय नलिका अस्तर में बात करें तो घनाकार एपिथेलियम ऊतक होता है, और संवहन बंडल की बात करें तो स्थायी ऊतक जिनमें जाइलम और फ्लोएम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं। जाइलम तो किसका संवहन करता है? जल का संवहन करता है। किसका संवहन करता है? जल का। और फ्लोएम किसका करता है? भोजन का। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों ने निम्नलिखित ऊतक जो है इनके प्रकार देख लिए। त्वचा, पौधों के वल्क, अस्थि, वृक्कीय नलिका अस्तर और संवहन बंडल में
कौन कौन से उत्तक कार्य करते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पूरे बता दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होते हैं। पेरेन्काइमा उत्तक जो भी अपन ने पढ़ा ऊपर, वो हमारे शरीर के या पादपों की बात करें तो पादपों में कौन से क्षेत्र में स्थित होते हैं, तो ध्यान दीजिए ये पादपों में ही पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा उत्तक पत्तियों में पाए जाते हैं। इस स्थिति में इसे क्लोरेन्काइमा हरित उत्तक कहा जाता है। पत्तियों में पाए जाते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं, हरित उत्तक कहा जाता है। जलीय पौधों में बड़ी गुहिकाएं कैविटीज जो होती है वो बड़ी होती है, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है, और इस पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। अतः ये पत्तियां, तना तथा जड़ों में पाए जाते हैं। पेरेन्काइमा या क्लोरेन्काइमा उत्तक जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में या तने में पाए जाते हैं। अब देखिए इसका रीजन क्या है कि जो जलीय पादप होते हैं उनकी गुहिका बड़ी होती है, कैविटी जो होती है बड़ी होती है, बड़ी होगी तो उसमें हवा भरी रहेगी, और पौधे जो होते हैं वो फ्लोटिंग का कार्य करते हैं। उत्प्लावन बल जो होता है वो प्रदान कौन करता है, ये कैविटी प्रदान करती है। तो पेरेन्काइमा उत्तक जलीय पादपों में भी पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, पौधों में, पत्तियों में, तने में और जड़ों में ये पाया जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। 13वां प्रश्न है, पौधे में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। पौधे में जो एपिडर्मिस होती है उसकी भूमिका आप लोगों को बतानी है। उसके कुल मिला के उसके कार्य हम देख लेते हैं। एपिडर्मिस की निम्नलिखित मुख्य भूमिकाएं होती है। पहला क्या है, पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। पौधे की जो पूरी सतह होती है एपिडर्मिस से ढकी रहती है और ये पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस के कार्य अपन पढ़ रहे हैं। पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है और पौधे के सभी भागों की ये रक्षा करती है। चलते हैं दूसरे, जो मुख्य भूमिका क्या है दूसरी उसकी, कि एपिडर्मल कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है और ये जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि जो एपिडर्मिस होती है ये पौधे की बाह्य सतह पर एक मोम के जैसी परत बना देती है। जल प्रतिरोधी यानी जल उसमें प्रवेश नहीं करता है। जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात अगर कोई होता है तो उससे भी ये बचाती है, और परजीवी कवक अगर उस पौधे में कोई प्रवेश करने की कोशिश करता है तो उससे भी ये बचाती है। चलते हैं एपिडर्मिस की अगली भूमिका की तरफ। एपिडर्मिस की तीसरी भूमिका है कि पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा रंध्र कहते हैं। रंध्र कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, रंध्र को। गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया इसके द्वारा होती है। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। अभी आप लोगों ने ऊपर भी पढ़ा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चौथी जो भूमिका है वो है कि मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन होता है जो जल के अत्यधिक वाष्पीकरण को रोकता है। वाष्पीकरण को वाष्पन भी कहते हैं, और क्यूटीन क्या है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, क्यूटीन क्या है, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ होता है और कहाँ पाया जाता है, मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में। ये भी ध्यान रखना, छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मरुस्थलीय पौधों की एपिडर्मिस में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, क्यूटीन। क्या कार्य है, जल अवरोधक का कार्य ये करता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पांचवी जो भूमिका है वो ये है कि जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती है। जड़ों की एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती है वो पानी को सोखने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये 5 भूमिकाएं हमने देखी एपिडर्मिस की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है, छाल कोर्क किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है, यानी छाल जो होता है, कोर्क जो होता है, सुरक्षा उत्तक का कार्य कैसे करता है, ये आप लोगों को समझाना है। तो इसका उत्तर देखते हैं कि जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो तने के एपिडर्मिस में स्थान पर, तने के
एपिडर्मिस के स्थान पर विभज्योतक की पट्टी बन जाती है। यह एक मोटा सुरक्षात्मक ऊतक है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है। यह पौधों पर अनेक परतों वाली मोटी छाल कोर्क का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती है। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है और इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ठीक है, अब एक एक मैं आप लोगों को समझा देता हूं, एक एक बिंदु। ठीक है, चलिए उत्तर जब हम देखते हैं, भाई देखिए वृक्ष की आयु जैसे जैसे बढ़ती है तो इसके तने के जो एपिडर्मिस होते हैं उसके स्थान पर विभज्योतक की पट्टी बन जाती है। विभज्योतक की पट्टी बन जाती है। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक मोटा सुरक्षात्मक ऊतक होता है। विभज्योतक जो होता है ना, एक मोटा सुरक्षात्मक ऊतक होता है, मतलब ये सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती है। बाहरी सतह की जो कोशिकाएं होती है इस सुरक्षात्मक विभज्योतक से अलग हो जाती है और ये पौधे पर अनेक परतों वाली मोटी छाल यानी कॉर्क का निर्माण करती है। अनेक परतों वाली मोटी छाल बन जाती है और इन छालों की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है। अब मृत होती है तो बिना अंतःकोशिकीय स्थानों के ये व्यवस्थित रहती है। इसमें कोई अंतःकोशिकीय इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और इनकी भित्ति पर क्या पाया जाता है, सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। अब सुबेरिन नामक पदार्थ का जो कार्य है ना वो देख लो कि हवा एवं पानी के लिए अभेद्य, यानी ये हवा और पानी को आने जाने का, जो बाहर आना और अंदर जाना वो होता है, उसको ये रोकता है। तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि छाल जो होती है किस प्रकार सुरक्षा ऊतक के रूप में कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट 15वें प्रश्न की तरफ और 15वां प्रश्न आप लोगों को यहाँ देखना है। देखिए प्रश्न आप लोगों को दिया हुआ है, पहले प्रश्न को पढ़ लेता हूं फिर मैं कंप्लीट करके आप लोगों को बता दूंगा। देखिए निम्न तालिका को पूरा हमको करना है कि स्थायी ऊतक जो होते हैं उसके दोनों प्रकार सरल और जटिल यहाँ पर दिए हुए हैं। सरल और जटिल ऊतक जो हैं वो दिए हुए हैं। इधर एक खाली छोड़ा हुआ है, यहाँ कोलेनकाइमा दिया हुआ है, फिर ये खाली छोड़ा हुआ है। जटिल ऊतक जो है ये इधर जाइलम दिया हुआ है और इसको खाली छोड़ा हुआ है। तो आप लोगों को 1, 2 और 3 खाने ही तो भरने हैं। चलिए मैं आप लोगों को इनको भर के और कंप्लीट करके बता देता हूं। ये देखिए ये कंप्लीट हो गई है, जो रिक्त स्थान थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि स्थायी ऊतक जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले तो होते हैं सरल ऊतक और दूसरे होते हैं जटिल ऊतक। सरल ऊतक फिर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पेरेनकाइमा। पहले कौन से हैं? पेरेनकाइमा। दूसरे कौन से हैं? कोलेनकाइमा। और तीसरे कौन से हैं? स्क्लेरेनकाइमा। जटिल ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? संवहन ऊतक कहते हैं। ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है कि जाइलम और फ्लोएम जो है कैसे ऊतक है? संवहन ऊतक है। तो इस प्रकार आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा आरेख जो बना हुआ है स्थायी ऊतक के प्रकार का। देखिए स्थायी ऊतक फिर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि स्थायी ऊतक 2 प्रकार के, सरल जटिल। सरल 3 प्रकार के, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और जटिल ऊतक 2 प्रकार के, जाइलम, फ्लोएम। इस प्रकार आप लोगों को ये आरेख समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी के साथ आज का जो ये चैप्टर है क्लास 9th का NCERT साइंस का जो 6ठा चैप्टर है ऊतक वाला, ये कंप्लीट होता है। इसके सारे प्रश्नोत्तर एक ही वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर मिल गए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का, दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी नए चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू।